राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं एक फैसले के ऊपर। फैसला क्या था, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक डेडलाइन तय की गई थी, जिसमें उनको राज्य सरकारों द्वारा जो बिल भेजे जाते हैं उनको अप्रूव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब संविधान में ऐसी व्यवस्था ही नहीं, फिर वो फैसला ऐसा कैसे दे सकते हैं। तो ये फैसला क्या है, राष्ट्रपति ने क्या सवाल पूछे हैं, सरकार इस पर क्या करेगी, आगे क्या होगा, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए मेरे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई राष्ट्रपति ने आखिर सुप्रीम कोर्ट से किस फैसले पर ये 14 सवाल पूछे हैं। तो ये सवाल क्या है और फैसला क्या था, पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल सौरभ, देखिए अहम बात यह है कि तमिलनाडु में जो विधेयक पास किए गए थे और उन विधेयकों को पास करने के बाद वहाँ के राज्यपाल को भेजा गया था और राज्यपाल ने उन्हें लंबे समय तक लंबित रखा। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने फैसला दिया। उस फैसले में जो आर्टिकल 200 था उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया गया। उसमें साफ कर दिया गया कि राज्यपाल अगर कोई विधेयक उनके पास आता है तो वो 3 महीने तक ही लंबित रख सकते हैं। उसमें प्रक्रिया ये होती है कि राज्यपाल के पास 2 बार विधेयक आ सकता है। पहली बार अगर विधेयक आता है तो वो वापस भेज सकते हैं सरकार को पुनर्विचार के लिए, और अगर दूसरी बार आता है तो ऐसी स्थिति में उनके पास 3 महीने का ही ऑप्शन होगा कि उसमें वो उस बिल को क्लियर करें। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन होता है कि वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है वो बिल। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रपति के लिए ऐसे बिल लंबित रखने की भी अवधि तय कर दी, जिसको 3 माह कर दिया गया। अब मसला ये था कि ये संवैधानिक मुद्दा बहुत बड़ा है और तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित थी और इस पर कई अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट दे चुका था। लेकिन ऐसा फैसला कभी नहीं आया था जिसमें यह तय कर दिया गया हो कि जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं वो कितनी अवधि तक किसी भी बिल को लंबित रखेंगे। तो इस फैसले के आने के बाद ये माना जा रहा था कि सरकार इस मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल की। और अब इस मामले पर राष्ट्रपति की ओर से संदर्भ सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। ये संदर्भ सिर्फ ओपिनियन होता है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा गया है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने जो संदर्भ भेजा है यानी रेफरेंस भेजा है, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला देता है तो पूर्व का जो 3 जजों का फैसला था तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर, उस फैसले को ये संदर्भ पलट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि ये स्पष्ट है आर्टिकल 149 में कि राष्ट्रपति विभिन्न मामलों में जहां पर कानून में लकुना हो या फिर कहीं कोई ऐसी असुविधा दिखाई दे रही हो जहां कानून में एम्बिग्यूटी हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट से संदर्भ यानी कि रेफरेंस मांगा जा सकता है। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस, ओपिनियन और या आप ये कह सकते हैं कि अपनी राय राष्ट्रपति को देनी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये राय दी जाती है तो एक तरह का ये स्पष्टीकरण होता है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता। यानी कि सरकार उसे माने या ना माने, और या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसको ओवररूल नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर माना जा सकता है कि राष्ट्रपति की ओर से जो संदर्भ भेजा गया है उस संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच जब सुनवाई करेगी और उस पर अपनी राय पेश करेगी, तो उस राय के आधार पर सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो फैसला है उससे इतर कुछ बातें रखता है, अपनी राय पेश करता है। चूंकि सरकार के पास स्पष्ट आधार होना चाहिए और ये आधार अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही जनरेट कर देता है, यानी कि अपनी राय में स्पष्ट कर देता है कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा नहीं किया जा सकता। चूंकि एक अहम बात यह है कि अगर कोई बिल पेंडिंग रखा जाता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर कोई राज्य सरकार देश हित के खिलाफ कोई विधेयक ला रही है और उसे पारित करा दिया गया विधानसभा में, उसके बाद अगर राज्यपाल को पास भेजा गया पहली बार और राज्यपाल ने उसे प्रक्रियागत
तरीके से वापस भेजा विधानसभा को कि आप इस पर दोबारा विचार करें, और दोबारा विधानसभा ने विचार करके उसको फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है राज्यपाल के पास कि या तो उसे वो लंबित रखे और या तो फिर उसे मंजूरी दे दे। तो ऐसी स्थिति में जो लंबित रखने की शक्ति थी वो कहीं ना कहीं हाँ और ना के बीच का जो एक आधार था वो था कि हम इस बिल पर हाँ भी नहीं कह रहे हैं और इस बिल पर ना भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के मुताबिक वो बिल उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो लंबित रखता था और या फिर राष्ट्रपति के पास असीमित समय के लिए लंबित रखने के लिए भेज देता था। तो ये प्रक्रिया इस आधार पर भी मानी जा सकती है कि सरकार जब राष्ट्रपति की ओर से जो रेफरेंस मांगा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो राय दी जाएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस क्यों भेजा गया जी। ये टिपिकल संवैधानिक मुद्दा है और इसमें 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजे गए हैं, जो 14 सवाल राष्ट्रपति की ओर से इस आधार पर भेजे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी स्पष्ट राय देगा, और उस स्पष्ट राय के आधार पर, चूंकि जब भी कोई रेफरेंस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो वो सरकार की और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करते हैं। तो आर्टिकल 149 के तहत जो ये रेफरेंस भेजा गया है तो ये माना जा सकता है कि इस पे जो राय सुप्रीम कोर्ट की आएगी वो राय सरकार अपनी पुनर्विचार याचिका में प्रयोग में ला सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि इन 14 के 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय पेश करे। ये भी संभावना है कि एक सवाल पर करे या सभी सवालों को जोड़ करके एक अपनी राय दे दे और या फिर सभी सवालों के जवाब दे दे। तो अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी और उस सुनवाई में अपनी राय, जिन सवालों पर वो राय देना चाहती है उस पर अपनी राय पेश करेगी। और उसके बाद देखना ये होगा कि सरकार का अगला कदम, जो पूर्व में फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तमिलनाडु सरकार की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी राज्यपाल के ओर से बिल लंबित रखने के मामले पर, उस पर ये किस तरह से प्रभाव डालेगा और सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, आपने तमाम चीज़ें हमको बता दी। मेरा एक सवाल अभी और बाकी है आपके लिए, मुझे लगता है कि आम लोगों के मन में आ रहा होगा। उससे पहले वो जो 14 सवाल मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं जो राष्ट्रपति की तरफ से पूछे गए हैं। पहला, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चौथा, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है। पांचवा, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। छठा, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सातवां, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। आठवां, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। नौवां, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है। 10वां, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। 11वां, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है। 12वां, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। 13वां, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो। 14वां, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। तो ये 14 सवाल मैंने आपको बताए। पीयूष जी, मुझे लगता है जो आम लोगों के मन में इस समय ये जो सवाल पूछे गए उसको लेकर सवाल आ रहा होगा कि पहले हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बोला गया कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। अब ये सवाल पूछे गए हैं तो आम लोग तो मुझे लगा इस तरीके से देख रहे होंगे कि क्या कहीं ना कहीं खटपट चल रही है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के गवर्नर के बीच। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, देखिए मैंने आपसे बताया कि ये एक क्लिष्ट संवैधानिक मुद्दा है और ये कोई रार या विवाद या इस तरीके का अगर आप नाम देंगे तो उचित नहीं होगा। ये अधिकारों की लड़ाई है। चूँकि राज्य सरकार बनती है तो उसका चुनाव होता है बाकायदा, वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा में बिल पास करते हैं और बिल पास होने के बाद जो
चूँकि सेंट्रलाइज्ड पूरी व्यवस्था रखी गई है हमेशा, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा ये समझाना पड़ेगा कि जब संविधान का निर्माण किया गया तो कई शक्तियां ऐसी थीं जो केंद्रीय स्तर पर रखी गईं, ताकि जो देश में अगर कोई विघटनकारी शक्ति कभी काम करे तो किसी भी तरह से देश के किसी भी राज्य में कोई अलगाव या ऐसी व्यवस्था कायम ना हो पाए। तो उसी व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यपाल होते हैं राज्य में। तो राज्यपाल के पास जब विधेयक मंजूरी के लिए आता है पारित होने के बाद विधानसभा से, तो उसमें ये स्पष्ट प्रक्रिया है कि पहली बार आने पर जो राज्यपाल हैं वो वापस भेज सकते हैं सदन को कि आप इस पर पुनर्विचार करें, और पुनर्विचार करने के बाद इस मामले पर विधेयक अगर आप पास करना चाहते हैं तो पास करें, नहीं तो उस विधेयक को वापस भी लिया जा सकता है। जबकि कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि राज्य सरकारें जो विधेयक पास करती हैं उनमें राज्यपाल की अगर मंजूरी पहली बार में नहीं मिलती है तो दोबारा से उसे पास करके राज्यपाल के पास भेजती हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे लंबित रख लेते हैं, और लंबित रखने की कोई चूँकि अवधि निर्धारित नहीं है संविधान में, तो यही वजह थी कि इस स्थिति में राज्य सरकारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और ये मामला फिर लिटिगेशन में पहुंचता था। जबकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर केंद्र में जो सरकार है उससे समर्थित सरकार अगर राज्य में नहीं है तो कई बार परेशानी पैदा करने के लिए जो प्रतिनिधि है राज्यपाल वो भी ऐसी गतिविधियां करता था। ऐसे भी आरोप राज्य सरकारों की ओर से कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस ऐसे मामलों में विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को कहा है। लेकिन मौजूदा जो फैसला था उसमें जो प्रक्रिया थी वो ही निर्धारित कर दी गई और एक तरह से संविधान में बदलाव कर दिया गया। बदलाव का सेंस ये है कि संविधान में स्पष्ट है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो बिल लंबित रहेंगे उसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। उसके पीछे का कारण मैंने आपको स्पष्ट किया था कि मान लीजिए कि कोई राज्य जो है वो देश हित के खिलाफ जाकर के कोई विधेयक या कानून पास कराता है, विधेयक पास कराता है और उसे कानून का मूर्त रूप देने के लिए राज्यपाल के पास भेजता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अगर उससे सहमत नहीं होते हैं तो पहली बार वापस भेजते हैं, और अगर दोबारा वही समान विधेयक वापस आता है उनके पास तो वो राष्ट्रपति के समक्ष भेज देते हैं, और ऐसे में वो विधेयक लंबे समय तक लंबित रहता है और अनंत काल तक भी लंबित रह सकता है। तो ये स्थिति थी और यही वजह थी कि ये एक तरह से वेटो जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, उसका दूसरे तरीके से उपयोग राज्यपालों के द्वारा भी किया जाता था। तो इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया। 3 जजों की बेंच ने जब स्पष्ट किया तो इस पर तमाम वाद विवाद उठे, और जो जगदीप धनखड़ थे उन्होंने भी एक बयान दिया। वो बयान उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में दिया कि संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनका जो कहने का जो नज़रिया था और जो उनकी राय थी वो एक अलग दिशा में थी, तो उस पर हम नहीं जाते हैं चूँकि ये अपने आप बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा है। और अब जबकि राष्ट्रपति ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रेफरेंस भेज दिया है, तो इस रेफरेंस में जो 14 सवाल पूछे गए हैं उससे भविष्य की बहुत सारी जो दुविधाएं हैं और जो संवैधानिक पहलू हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे, और उनके स्पष्ट होने के बाद ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार इस मामले में जो पूर्व में फैसला दिया गया था तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी फिर से, और उस पर पुनर्विचार की मांग केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। जी सौरभ, बहुत धन्यवाद पीयूष जी। तमाम जो इसको लेकर अटकलें थी, सवाल थे लोगों के मन में, उनको सुलझाने के लिए और बताने के लिए। बाकी ये क्लियर है कि अब जो 14 सवाल पूछे गए हैं राष्ट्रपति की तरफ से उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और किस तरीके से जवाब देगा ये देखने वाला होगा, और सरकार इस पर आगे क्या करेगी ये भी देखने वाला होगा। मैं एक बात सौरभ आपसे और बताना चाहूँगा कि अब इस मामले में किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस भेजा गया है उसमें
अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अगर इस मामले पर इनिशिएटिव लेती है तो ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें एक पक्षकार केंद्र सरकार है, दूसरा पक्षकार तमिलनाडु सरकार है और तीसरा जो न्यूट्रल जो विधिक राय ली जाएगी यानी कि लीगल ओपिनियन लिया जाएगा वो देश के सर्वोच्च विधि पदाधिकारी अटॉर्नी जनरल से लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की जो राय होगी उसे सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल मानता है और जबकि सॉलिसिटर जनरल जो होंगे वो केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। वो ये बताएंगे कि जो सीमा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट लांघ गया है और या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है वो कितना न्यायोचित है। और जबकि तमिलनाडु सरकार की ओर से पहले जो पक्ष रखा गया था उसकी ओर से जो परेशानियां गिनाई गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए जो बिल लंबित थे राज्यपाल के समक्ष उनको बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के ही पास माना गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रेफरेंस है उसमें पूरी सघन सुनवाई होगी और इस सघन सुनवाई में ये भी मान सकते हैं कि आपकी एक तरफ सरकार पूरा दिन अपना पक्ष रख सकती है, अटॉर्नी जनरल अपना ओपिनियन रख सकते हैं और इसके अलावा जो तमिलनाडु सरकार है वो भी अपना पक्ष रखेगी और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया आपको इस मामले पर सुनने को मिलेगी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति जो ख़ास तौर पर विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में है वो और जो एक तरह से वेटो जो पावर है जो लंबित रखने की शक्ति है वो क्यों ज़रूरी है इस पर भी बहस होगी। तो ये मसला अभी जब सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन कोर्ट में सुनेगा तो बहुत ही संवैधानिक जो पहलू हैं उनमें स्पष्टता आ जाएगी और भविष्य की जो परेशानियां अभी तक राजनीतिक तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समक्ष आती रहीं संभवतः इस सुनवाई के बाद दूर हो जाएंगी। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा दिया कि क्या कुछ इस सवालों के मायने हैं और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कुछ चल रहा है। अब देखने वाला होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और क्या जवाब मिलते हैं इन सभी 14 सवालों के। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।